हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक विथ रवि में। मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे एसएससी जीडी की क्लास आपको मिल रही है और उसी क्रम में आपको हम आज जीके की क्लास देंगे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। और इससे पहले हमने आपको हिंदी की क्लास दी थी। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे आपको डेली जीके और हिंदी की क्लास मिल रही है, बाकी क्लासेस भी मिलने वाली है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं सूचीबद्ध की गई हैं? कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, उसमें कितनी भाषाएं सूचीबद्ध की गई हैं? तो कौन, पहली बात तो पूछता है कि भाषा किस अनुसूची में है। तो भाषा 8वीं अनुसूची में है। किसमें? 8वीं अनुसूची में है। और कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध की गई हैं? तो कुल 22 भाषाएं सूचीबद्ध की गई हैं। कितनी भाषाएं सूचीबद्ध की गई हैं? 22 भाषाएं सूचीबद्ध की गई हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन से? तो 21, 71 और 92। ये था संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 3 संविधान संशोधन से कुल मिला के 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में ऐड की गई हैं। 22 भाषाएं कैसी हैं, एक बार हम आपको बोल के बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। जैसे भाषा है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इतनी 22 भाषाएं जो हैं, जो हमारे संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध हैं। समझ में आया? हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा इसमें सूचीबद्ध नहीं है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, ऑप्शन में आपको इंग्लिश भी दे देता है। समझ में आया आपको? ठीक है। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क्या? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? तो मौर्य साम्राज्य था 321 से लेके और 185 ईसा पूर्व तक। कब? 321 से लेके 185 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, यह था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की और कई राजधानियां थी, जैसे आपको तक्षशिला भी मिलेगा और उज्जैनी भी मिलेगा, तोसली भी मिलेगा और सुवर्णगिरी भी मिलेगा। ये सब क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानियां थी। ठीक है। जो बौद्ध संगीति हुई थी या बौद्ध परिषद हुआ था, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। समझ आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन है साइंस से। धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धामन सोडे को क्या बोलते हैं? Na2CO3। क्या? Na2CO3। ये क्या होता है? धामन सोडे का रासायनिक नाम। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। धामन सोडे को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। औरंगजेब कब से मोती मस्जिद का निर्माण कब हुआ? ये भी पूछ लेता है आपसे कि मोती मस्जिद का निर्माण कब हुआ। तो मोती मस्जिद का निर्माण 1659 और 60 में हुआ था। कब? 1659 और 1660 में हुआ था। इसकी एक विशेषता है, ये क्या है? ये सफेद संगमरमर से बनी है। किससे बनी है? स्टार लगा के लिख लीजिए, ये सफेद
संगमरमर से बनी है। क्या? सफेद संगमरमर से बनी है। ठीक है, संगमरमर से बनी है। ठीक है, ये सफेद संगमरमर से बनी है। समझ आया आपको? और एक चीज और, एक क्वेश्चन और आता है, ये लाल किले के परिसर में बनी है। एक क्वेश्चन ये कंफ्यूजिंग है। एक क्वेश्चन क्या आता है, जो आगरा में मोती मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यहां पे आप लिख लीजिए, आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। आगरा की शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली की औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, आगरा की शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली की औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां से और क्वेश्चन आता है, जैसे ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था? ये भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, लाल किला, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये भी शाहजहां ने करवाया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिनाब नदी का ऋग्वेद में नाम क्या था? तो चिनाब नदी का ऋग्वेद में क्या नाम था? आइए देखते हैं, चिनाब नदी का ऋग्वेद में क्या नाम था। तो ऋग्वेद में कुल कितने वेद हैं हमारे पास? तो कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इसमें कुल मंडल कितने हैं? कुल में 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। ठीक है, और 1028 सूक्ति या भजन इनको कहा जाता है। ठीक है, सूक्ति। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि चिनाब नदी का ऋग्वेद में क्या नाम था? तो चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्कनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्कनी कहा जाता था। वहीं सिंधु को क्या कहा जाता था? सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था। ठीक है, सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था। रावी को क्या कहा जाता था? रावी को पौरुषनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पौरुषनी कहा जाता था। ठीक है, और वितिस्ता किसको कहा जाता था? तो वितिस्ता झेलम को कहा जाता था। किसको? झेलम नदी को, झेलम। ठीक है, वितिस्ता किसको कहा जाता था? तो झेलम नदी को वितिस्ता कहा जाता था। ठीक है, हाँ, एक और आता है, ब्यास नदी को क्या कहा जाता था? तो ब्यास नदी को कहा जाता था बिपसा। क्या कहा जाता था? बिपस। ठीक है, बिपस कहा जाता था। ठीक है, और सतलुज को क्या कहा जाता था? सतलुज। सतलुज को क्या कहा जाता था? सुतुद्री। क्या? सुतुद्री। ठीक है, सतलुज को क्या कहा जाता था? सुतुद्री कहा जाता था। समझ आया? सारी नदियां इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक बार आप जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या था? चिनाब को क्या कहा जाता था? तो चिनाब को अस्कनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी का वह कौन सा बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है। क्या? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों से कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाते थे? इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम। हाँ, कौन बांसुरी बजाते थे? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित हरिशंकर चौरसिया और उस्ताद विलायत खान। तो बांसुरी से कौन संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। कौन? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? ये बांसुरी से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेता है इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? प्रयाग है। कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है, इनका जन्म कहाँ है? प्रयागराज। इनका जन्म स्थान कहाँ है? प्रयागराज। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इनको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण लिख लीजिए, 1992 में मिला है। कब मिला है? पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण 1992 में मिला है। ठीक है, और पद्म भूषण कब मिला है? 2000 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? अब हमें बताना है कि मटकी कहाँ का फेमस लोकप्रिय या लोक नृत्य है। तो मटकी कहाँ का लोक नृत्य है? हमने आपको बहुत बार बताया है। मटकी कहाँ का है? तो मटकी मध्य प्रदेश का है। क्या कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा किसी का विवाह है या किसी का जन्म उत्सव है उसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? पुस्तक से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये मतलब आप नोट कर लीजिए, पुस्तक से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी रचना है? ये कपिल देव जी की रचना है। किसकी रचना है? कपिल देव जी की रचना है। ठीक है, कपिल देव जी को क्या मतलब सबसे ज़्यादा इनको कब याद किया जाता है? तो 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसमें ये कैप्टन थे। कब? 1983 का वर्ल्ड कप जब भारत जीता था तो उसमें ये क्या थे? उसके ये कैप्टन थे। ठीक है, कपिल देव की और अन्य पुस्तकें आती हैं। क्रिकेट माई स्टाइल। क्या? क्रिकेट माई स्टाइल बहुत पूछी जाती है, क्रिकेट माई स्टाइल। हाँ, एक BVS लक्ष्मण जी की रचना है। कितना? ये भी और बहुत आती है एग्जाम में। क्या? 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये किसकी रचना था? BVS लक्ष्मण जी की रचना। युवराज सिंह जी की बहुत पूछी जाती है। युवराज सिंह की क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन जी की क्या पूछी जाती है? प्लेइंग इट माई वे। क्या? प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत मिलते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आइए देखते हैं। फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, फुटबॉल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। वहीं क्रिकेट में पूरा 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, एक बेंचेज होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ये किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्रांति से है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित थी? तो ये बागवानी से संबंधित है। किससे? बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। किससे? बागवानी और शहर से संबंध है, शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ये कब से कब तक चली? तो ये चली थी 1991 से लेकर 2003 तक। कब तक चली थी? 1991 से लेकर 2003 तक चली थी। ठीक है, कई क्रांति आपसे और पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछा जाता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे है? तो भूरी क्रांति चमड़े से है। किससे है? चमड़ा या खाद से है। किससे है? चमड़ा या उर्वरक से। ठीक, पीली क्रांति पूछी जाती है, तो ये किससे है? तिलहन से है। किससे है? तिलहन से है। काली क्रांति किससे है? काली क्रांति पेट्रोलियम से। ऐसे बहुत सारी क्रांति आपसे पूछी जाती है। एक वीडियो में हम सारी क्रांति लेके आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और भूमि सीमाएं, भारत अपनी जो भारत की भूमि सीमाएं हैं वो कितने देश से साझा करता है? मतलब भारत की जो बाउंड्री लगती है वो कितने देश से लगती है? तो भारत की बाउंड्री कितने देश से लगती है? कुल 7 देश से लगती है। किससे लगती है? 7 देश से लगती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्या है कि 8 देश या 9 देश भी हैं, लेकिन पूछा क्या है कि बाउंड्री पूछा है, वो भी भूमि सीमाएं, ना कि जल सीमाएं। भारत की भूमि सीमाएं पूछा है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां 7 लगाएंगे। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नृत्य से। क्या है कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में कुचिपुड़ी
किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये हमेशा याद रखिए। नवीनतम कौन सा है? नवीनतम है सत्रिया। क्या है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का डांस है? सत्रिया असम का है। कहाँ का है? असम का। ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, नवीनतम क्या है? असम का है, सत्रिया है। ठीक है, केरल का कितने डांस हैं? तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? केरल का एक है कथकली और एक क्या है? एक है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी है। क्या है? मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर। ठीक है, और ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी है उड़ीसा का। कहाँ का? ओडिसी है उड़ीसा का। ठीक है, साथ साथ और देख रहे हैं कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, असम का आपने देख लिया, और एक और बचा है। वो कहाँ का बचा है? तो वो बचा है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। क्या? भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक, ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये सबसे नवीनतम है, इसलिए बहुत एग्जाम में आता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि भारत का भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारतीय मैकियावेली किसको कहा जाता था? भारतीय मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? कौटिल्य को कहा जाता था भारतीय मैकियावेली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो बिश्नोई से आपको यह एक चीज याद आ रहा होगा, बिश्नोई समाज जो है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण इनका मतलब सबसे वो बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सैन्य विद्रोह क्या है? सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? जब सैन्य विद्रोह हुआ था, कब हुआ था सैन्य विद्रोह? सैन्य विद्रोह 1856 या 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 मान सकते हैं हम लोग। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य साम्राज्य किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य का मैंने बताया आपको कि कब से कब तक चला था? 321 से लेके 185 तक चला था। ठीक है, 321 से लेके 185 तक चला था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है? भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो जो भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल में कुल कितनी कितनी भाषाएं होती हैं? तो कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? कुल 15 भाषाएं लिखी होती हैं। कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? कुल 15 भाषाएं लिखी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि जो क्षुद्रग्रह है, क्या है? क्षुद्रग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्रग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन। ये किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि जीएसटी को
डैश डैश में संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था? तो जीएसटी क्या था? 101वां संविधान संशोधन। ये क्या था? ये जीएसटी था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी था। जीएसटी में कुल कितनी स्लैब है? जीएसटी में कुल 4 स्लैब है। कौन कौन सी? 5, 12, 18 और 28, और एक और स्लैब आती है वो जीरो आती है, 0%। ठीक है, लेकिन टोटल कितनी स्लैब है? 4 स्लैब, 5, 12, 18, 28। ठीक है, 5, 12, 18, 28। ठीक है, जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या है? एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक कर, एक कर और एक बाजार। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, ये क्या है? जीएसटी का ध्येय वाक्य है। ठीक है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। समझ में आया आपको? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो गति का नियम है, गति का पहला समीकरण किनके बीच संबंध प्रदान करता है? जो गति के नियम का पहला समीकरण है वो किनके बीच संबंध प्राप्त करता है? तो वो क्या होता है? गति का पहला नियम v बराबर u प्लस ए टी। क्या? v बराबर u प्लस ए टी। वेग बराबर समय प्लस त्वरण। क्या? वेग बराबर समय और त्वरण। वेग, समय और त्वरण। ठीक है, ये क्या था? गति का पहला समीकरण था, v बराबर u प्लस ए टी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब परमाणु की खोज किसने की थी? तो कौन किया था? डेमोक्रेट्स ने। किसने की थी? डेमोक्रिटस ने की थी। किसने? डेमोक्रिटस ने की थी। ठीक है, परमाणु का खोज डेमोक्रिटस ने। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वही रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने बीटा किरणों की खोज की थी। किसकी? बीटा किरणों की खोज की थी, बीटा कणों की खोज की थी। ठीक है, और डाल्टन ने किसकी खोज की थी? परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। किसकी? परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है, इसने डाल्टन ने की थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था वो किस जो आंदोलन चल रहा था उसके बीच में हुआ था? तो गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसके समझौते के लिए हुआ था। तो ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए 8 राज्य के नाम लिखते हैं। कौन कौन से? ये गुजरात से जाती है, ये गुजरात से जाती है। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आगे त्रिपुरा और मिजोरम। कहां? मिजोरम। टोटल कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कितने राज्यों से जाती है? तो 8 राज्यों से जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से प्रतिपादक थे? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से
प्रतिपादक थे। तो अब्दुल करीम खान जो थे वो किराना घराने से संबंधित थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है कि अब्दुल करीम खान किस घराने से थे, तो अब्दुल करीम खान किराना घराने से। ठीक है, किस घराने से थे? किराना घराने से थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुल्तान अजलान शाह कब? क्या सुल्तान अजलान शाह कब? सुल्तान अजलान शाह कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो सुल्तान अजलान शाह कब था वो किससे संबंधित था? वो हॉकी से संबंधित था। किससे संबंधित था? हॉकी से संबंधित था। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह कब हॉकी से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? तो किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ये ली गई थी रूस से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? रूस से ली गई थी। ठीक है, वहीं इंग्लैंड से या ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था कानून के नियम। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया। और क्या लिया गया ब्रिटेन से? संसदीय व्यवस्था, संसदीय स्वरूप। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया था आपातकाल। क्या लिया गया था? आपात काल। ठीक है, जर्मनी से ये लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या है? समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन से आता है? 14, 15, 16, 17 और 18। ये क्या है? ये समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 अनुच्छेद, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? सीधा मतलब है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कब? 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और निधन 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये जन्म और ये निधन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो ये कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खनन को अर्थव्यवस्था में
के किस क्षेत्र में रखा गया है? तो खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या विनिर्माण में? तो खनन को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, खनन को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। इसमें जैसे कृषि भी है, क्या है? कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्षमता के हिसाब से, क्या है? क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो कुडनकुलम है। क्या है? कुडनकुलम है। क्या है? कुडनकुलम है। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा के क्षेत्र में कहां है? कुडनकुलम है। ये कहां है? ये तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? नहीं, डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किया? तो वो चिंसूर, मछलीपट्टम या नागापट्टिनम, सूरत, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सारे जगह उन्होंने अपना क्या किया था? केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, इन सभी जगहों पे उन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है? तो आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आर्यभट्ट्या। क्या लिखी गई है? आर्यभट्टीय कौन सी पुस्तक है? ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जो पुस्तक है इसमें उनको भी जान लेते हैं। धातुपथ किसकी रचना है? धातुपथ भीमसेन की रचना है। किसकी रचना है? भीमसेन की रचना है। ठीक है, वही नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? ये भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि की रचना है। ठीक है, और रोमंक सिद्धांत किस रचना है? वार। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। पानी के नीचे जो ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोन होता है। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहीं से आप टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और आप अपना ख्याल रखें।